जय हिंद बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ कॉलेज में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट 3 के विद्यालयीकरण, समाजीकरण एवं लैंगिक चिंताएं सब्जेक्ट में हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा भारत में महिलाओं की जनसंख्या का ग्राफ एवं लिंगानुपात। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर मैं कहूँ ये ग्राफ लिखूँ और इसकी पूरी डिटेल लिखूँ तो आजकल ये सिस्टम तो आप लोगों के पास शायद मौजूद होगा, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास मिल जाएगा। जैसे हम बात करें मानवाधिकारों की स्थापना की तमाम कोशिशों के उपरांत भले ही वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं के नाम पर हमें गौरव के तौर पर चमकते हैं, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं की जो मानवाधिकारों की स्थिति वो चिंताजनक है और लैंगिक भेदभाव, असमानता है। जो पीछे सर्वे था उसके अनुसार 128 देशों में भारत का 122वां स्थान था। देखो कितने नीचे की तरफ था। और राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो भूमिका है वो लैंगिक असमानता का सूचनांक गणना में सन 2000 में 115 राष्ट्रों में भारत का 98वां स्थान था। और वर्तमान में कुछ आंकड़े हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1901 में 972 प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों में 972 स्त्रियां। इस प्रकार हम बात करें 1911 की तो वहाँ पे आता है हमारा डाटा 964 प्रति हजार। और इसके बाद में हम बात करें 21 की, 31 की, 41 की, 51 की, तो ऐसे हम करते जाएंगे और बढ़ता जाएगा। 1951 की बात करें तो 946 प्रति हजार। और अगर हम 2011 की बात करें 2011 की बात करें तो 2011 में 940 था, 940 प्रति हजार। तो इस प्रकार से हम सारे डाटा देखें तो आप अपडेट होंगे, देख लेंगे, ग्राफ बना लेंगे और लिंगानुपात सिस्टम देख लेंगे जो प्रति हजार जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर लिंगानुपात देखा जाता है। अब हम जो लिंगानुपात है वो हम देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने के क्या कारण है? स्त्रियों की संख्या कम रहने के क्या कारण है? स्त्रियों की संख्या कम रहने के क्या कारण हो सकते हैं लिंगानुपात में? स्त्रियों की संख्या कम रहने के कारण क्या कारण हो सकते हैं कम रहने के? नंबर 1 कि पूर्व में, यानी पूर्व माने पहले कुछ जातियों या हम कहें जन जातियों में, जाति या जनजातियों में अगर महिला शिशु का जन्म होता तो उसे वे मार देते। जैसे महिला शिशु का जन्म होगा वो मार देंगे तो महिला तो कम होंगी। इस प्रकार के कुछ सिस्टम होते थे पहले, जन्म होते ही मार देते थे। आज भी चलन में है, बहुत जगह हम देख रहे हैं। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह पहले करवा करके जन्म होने से पूर्व ही उसकी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है
कि उसे ख़त्म कर दो, हमें तो ओनली लड़का चाहिए। भी हाँ लड़का चाहिए, अच्छी बात है, आपको लड़का चाहिए। लड़कियाँ कौन किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, पर लड़का चाहिए और उसके लिए बहू चाहिए, वो ज़रूरी है। बहू ला दो, वो लड़की पैदा ना हो और उसको पैदा करने वाली फिर आगे कौन मिलेंगी? भी बेटे को बहू जरूर चाहिए पर लड़की पैदा ना हो, पर आएगी कहाँ से? ऐसे सिस्टम चला तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं आज भी बहुत सारे सिस्टम में खराबी आ रही है, लोग पता नहीं क्या क्या कदम उठा रहे हैं। और दूसरा, धार्मिक दृष्टि से पुत्र की प्राप्ति अच्छी मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि, धर्मी हमारे ऐसे कह रहे हैं कि पुत्र होना चाहिए, लड़की चाहे ना हो। तो लड़की नहीं होगी तो आगे जो पुत्र हुआ है उसको बहू चाहिएगी, उसको फिर बेटे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी तो चाहिए ही नहीं। तो फिर अब आप समझते हो जो धार्मिक की सिस्टम है वो भी कहता है कि लड़के का जन्म होना अच्छा माना जाता है, तो लड़की का होना तो फिर गलत हो गया। ये तो कुछ हमारे बातें थोड़ी गलत हैं। तो सभी धर्मों को, सभी जो इंसान है वो समान होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तभी हम सही लिंगानुपात रख पाएंगे। तो धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र या पुत्री कोई भी पैदा हो उत्तम माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे कि अगर उत्तम नहीं माना गया है, अधिक महत्व नहीं दिया है धार्मिक दृष्टि में पुत्र को अधिक महत्व दिया है और जो स्त्री शिशु है उसको महत्व नहीं दिया है। तो इस कारण से क्या होगा? फिर जनसंख्या में दिक्कत आएगी, स्त्रियों का जो लिंगानुपात तो कम होगा। अब आता है नंबर 3, बाल विवाह के कारण ही बाल विवाह है, ऐसा कारण है जिसके अंदर महिलाओं के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ जाता है। छोटी उम्र की बच्ची होती हैं, उनको शादी के बंधन में बांधने से वो गर्भ गृहस्थों के सिस्टम में लग जाती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी उम्र होती नहीं, इतना शरीर विकसित होता नहीं है, और उनको बच्चा पैदा करना और फिर उनको पालन पोषण में तो वो खुद अपना स्वास्थ्य सही नहीं रख पाती। और ऐसे में अगर वो बीमार भी हो जाती है तो उनको उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग ये ध्यान देते हैं कि कोई नहीं, कोई क्या बात होगी, मरेगी तो और ले आएंगे, तो वो इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं देते स्त्रियों की संख्या पे, यानी स्त्री का जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान नहीं देते। नहीं ध्यान देंगे तो वो औरत भी मृत्यु का शिकार हो सकती है, उसके कारण से भी स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। बहू जरूर चाहिए पर बेटी पैदा ना हो, ये सोच है हमारे सिस्टम में। मैं तो इसकी देखो गलत मानता हूँ। महिला शिशु की मृत्यु दर अधिक होना, महिला शिशु की मृत्यु दर अधिक होना, तो अधिक तो अपने आप ही है कि महिला शिशु पैदा हो जाता है ना, तो उस पर बच्चे के बाद पैदा होने के बाद में उसकी कोई देख रेख नहीं करते, उसमें स्पेशल कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, जैसा होने दो, लड़की तो पैदा हुई है, क्या करेंगे इसका, ऐसे करते हैं तो उसमें लापरवाही बरतते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत कम है जो बच्चियां आगे अपना जीवन संघर्ष करते हुए जीती हैं। और पुत्रों के पालन पोषण पर समुचित व विशेष ध्यान देना। 5वां है पुत्र के पालन पोषण पर अधिक ध्यान देना। और जो स्त्री शिशु है जो लड़की है या हम कहें लड़की, उस पर कोई ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान न देना, ये भी कारण है। अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसके लिए अच्छी पालन पोषण करेंगे, उसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, और जो लड़की पैदा हो गई है तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं देते। तो ऐसे करेंगे तो लड़कियों की संख्या तो कम होगी। और
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे कारण हैं जो हमारे जनसंख्या स्त्रियों के कम करने के सहायक हैं, या हम कहें जनसंख्या जो कम रहने के क्या क्या कारण हैं, ये कारण हैं। और ये था हमारा पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख क्या कारण है। ये कारण भी तो है, कम रहने के जो कारण है वो गिरावट में भी आएंगे लिंगानुपात में। कैसे, इसमें थोड़ी सी और डिटेल से चर्चा की गई है कि संयुक्त परिवार की परंपरा पहला काम है कि संयुक्त परिवार, जिसमें पूरे परिवार के सदस्य दादा दादी नाना ये चाचा ताऊ सारे इकट्ठे रहते हों। तो इसमें क्या होता है कि संयुक्त परिवार के सिस्टम में संयुक्त परिवार की जो परंपराएं हैं, स्त्रियों की दशा उसमें निम्न रहती है। स्त्रियों पर उसमें कोई वो ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें घर के कामों से बाहर नहीं, घर के अंदर ही काम, खेती बाड़ी का काम, अन्य काम, जो बच्चों का पालन पोषण करवाना, उन्हें भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है। और अन्य कामों के लिए उन्हें जो शिक्षा के अवसर हैं उनसे उन्हें जो स्त्रियों को वंचित रखा जाता है। और संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो संपत्ति है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है, और इस कारण से स्त्रियों की व्यक्तित्व के विकास में भी कमी आती है। दूसरा है वैवाहिक कुरीतियाँ। वैवाहिक कुरीतियाँ, तो इसमें विवाह संबंधी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके शिकार हमारी बेटियां होती जा रही हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कत आती है। कि ये प्रथाएं हैं कौन कौन सी हैं? वैवाहिक कुरीतियों में बाल विवाह है, बाल विवाह है, और एक तो बाल विवाह हो गया, दूसरा कुलीन विवाह है, दहेज प्रथा, एक दहेज प्रथा है जो बहुत बड़ा कारण है स्त्रियों की संख्या कम करने में। आज हम हर रोज़ कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कम से कम 5-7 ऐसी घटनाएं मिलती हैं पूरे स्टेट की हम बात करें या देश में बात करें तो हज़ारों जो महिलाएं हैं वो दहेज का शिकार होती हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चाहे उनके घरवाले करते हो या वो खुद तंग होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आज भी कितने कानून ने, कितने सिस्टम बनाए, फिर भी आज स्त्रियों को उनका वो जीने का हक नहीं मिल रहा है। और हम देख रहे हैं आए दिन कैसी निर्दयतापूर्वक स्त्रियों को मार दिया जाता है। बड़ी ही दुख दयनीय दशा है दहेज प्रथा। जब विवाह शादी करने का समय आता है तब वो इतनी बात नहीं करते, लेने के बाद, शादी होने के बाद फिर शुरू होता है। इतने सिस्टम देखे हमने, आप भी बच्चों देख रहे हो, हर सिस्टम में पता नहीं कैसे कैसे। जब ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दहेज प्रथा के कारण एक महिला या चंद दिनों के बाद एक महिला मतलब अपने उसकी बलि बनी या अपने जीवन लीला समाप्त की या उसको मार दिया गया, ऐसे इस टॉपिक पढ़ते ही खबर को पढ़ने का मन नहीं करता। क्या पढ़ेंगे? इंसान क्या है? एक राक्षस बन गया है ऐसे सिस्टम में। क्या है वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? उसे स्त्री तो इसलिए चाहिए कि दहेज चाहिए। अब देखो, आप देख पा रहे हो कितनी गलत सिस्टम है। दहेज तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पढ़ लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? शिक्षित नारी है, शिक्षित अगर लड़की को शादी की है और अगले वाला भी शिक्षित है तो शिक्षित होगी तो शिक्षक की है, सबसे बड़ा दान है वो। शिक्षा दी है उसको, सबसे बड़ा दान दिया है, वो अपने आप पैरों पर खड़ी हुई है, कितना पैसा कमा सकती है वो। उसे अवसर दिए जाने चाहिए ऐसे काम करने के, ऐसे तरीके करने के, जिससे वो सब कुछ। आज आर्थिक युग में माना जा रहा है, आर्थिक युग में सब आर्थिक सिस्टम, इंसान की कोई वैल्यू नहीं मानी जा रही। मेरा मानना है कि अगर जाति है तो वो एक इंसानियत है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दो जातियां हैं और धर्म उसका एक इंसानियत का है। दो ही जातियां हैं कि एक इंसान में कि पुरुष और स्त्री, और दूसरा वो धर्म है मानवता का है। मानवता तो बली होती जा रही है यहाँ पे। दूसरा भ्रूण हत्या, अगला पॉइंट। आज की टेक्नोलॉजी ने भ्रूण हत्या को बड़ा सहारा दिया है। आज की टेक्नोलॉजी ने, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, गर्भ में 15 बच्चे का पहले ही पता लगा लेते हैं और उसके बनने से जैसे 2-3 महीने का होता है उसको मरवा दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने का, और बच्चे को नोच के निकाल लेते हैं। तो जो भ्रूण हत्या का सिस्टम है बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही अपराध है।
दूसरा शिक्षा का अभाव, ये सारे काम शिक्षा के अभाव में ही होते हैं। आज साक्षर होकर भी वो निरक्षर का जैसे काम करते हैं। तो शिक्षा का अभाव, इसके अंदर हम बात करें अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारणों से स्त्रियों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझा जा रहा। वो कहते हैं कि अगले घर जाना है, इसको तो हमें क्या करना है। ऐसे माँ बाप करते हैं, ऐसे अगले वाले करते हैं। क्या नौकरी थोड़ी करनी है, हमें नौकरी थोड़ी करवानी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे निरक्षर रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, ये चीज़ें परंपराएं हैं जो हमें जकड़े हुई हैं। चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके कारण ये लिंग भेद परंपराएं ये हमारी पनपती जा रही हैं। ये शिक्षा का अभाव है। दूसरा, बाल विवाह की परंपरा। जब बाल विवाह चला था वो समय था, और मैं उस समय की बात अलग मानता हूँ, क्योंकि उस समय में पता नहीं किस किस सिस्टम से क्या क्या था। लोग अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए बाल विवाह कर देते थे, क्योंकि उस समय में ऐसा कठोर सिस्टम होता था। लड़कियों को बलपूर्वक वो ले जाते हरण करके और गलत कार्य करते। इसे पीछे छुड़ाने के लिए उन्होंने बाल विवाह परंपरा शुरू की थी। उसमें ऐसा कोई कानून, ऐसा सिस्टम नहीं था, लोगों की अपनी मनमर्जी होती थी। तो उस कारण से बाल विवाह शुरू हुआ था। उन लोगों ने कुछ सोच में अपना बाल विवाह शुरू किया। पर आज के समय में बाल विवाह अलग बात है। उस समय शिक्षा ये चीज़ें थी नहीं पुराने समय में। आज क्या है कि बाल विवाह रोकथाम है, अच्छी बात आज के समय की। आज हम आज़ाद हैं, आज हम सारी समझदार हैं। हम बच्चे को पहले पढ़ाई लिखाएं, उसकी आयु जैसे बालिग होने की है 18 साल की, तब उसकी शादी करें। तब तो उन्हें शिक्षा का जो ज्ञान है वो दें, शिक्षा का दान दें उनको। जब शिक्षित होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना अच्छा परिवार चलाएंगे, और साथ में उनके शारीरिक शारीरिक स्वस्थ भी होंगे, मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ होंगे, और ये चीज़ें होंगी। दूसरा, अगला पॉइंट आता है कन्यादान परंपरा। कन्यादान परंपरा में भारतीय समाज में शादी विवाह की कन्यादान करने की जो पद्धति पुराने समय से चली आ रही है, उन्होंने हमें निम्न स्तर पे पहुंचा दिया है। और धीरे धीरे कन्यादान की विचारधारा के अंतर्गत कन्या को एक वस्तु के रूप में माना जाने लगा है कि कन्या का दान कर दिया। और इसके बाद में ऐसी परंपराएं, ऐसी धारणाएं जो बनती आ रही हैं। कन्या को जिस व्यक्ति को दान में दे दी जाती है, वह उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, कैसा भी करे, कोई बहुत नहीं होती। उसे वो अपनी दासी समझता है और अपने जो मर्जी चाहे जैसे वो करना चाहता है उसके साथ, और वो करता है। उसे छूट भी है, कोई रोकता नहीं है। कानून नाम से कोई डरते भी नहीं। आज के समय में देख रहे हो आप, कितने ही बेटियों की ऐसे हत्याएं कर दी गई हैं। हमने बहुत सारी अपने आंखों के सामने देखा ऐसे हत्याएं होते हुए। क्या करें भी बताओ, कितना कितना सिस्टम है। वो सुना है, आसपास भी सुना है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हुए हैं, और फिर राजनीति के दाव पे चलते हैं कि उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आराम से खुलेआम से। फिर दूसरी शादी के लिए लोग उसको कहते हैं हाँ हमारी हम कर लेंगे शादी, हम करवाएंगे भी, उसके दोबारा से शादी हो सकती है। ऐसा सिस्टम हो गया है, क्या करें। अगला है पौष्टिक भोजन एवं प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव। अगला पौष्टिकता के संबंधित में है, जिसमें गरीबी भी एक प्रमुख समस्या है। और गरीबी है तो उसको सही तरह से खाने पीने की सुविधा जुटाने में दिक्कत आएगी, और ऐसे में संतुलित आहार उनको मिलने में दिक्कत आती है। तो अगर उनका शरीर सही खान पान नहीं मिलेगा तो सही विकसित नहीं होगा, बच्चे सही अंदर से विकसित नहीं होंगे, तो प्रसव सुविधाओं में भी दिक्कत आएगी, और शरीर हमारे लिए जो इसके लिए वो तैयार नहीं हो पाएगा। और उसमें पौष्टिकता के कारण हो सकता है किसी प्रसव के दौरान या प्रसव के उपरांत स्त्री की मृत्यु हो जाती है। और स्त्रियों का घरेलू कामों में दबदबे रहना, हमारी मानसिकता रहती है कि ये काम तो स्त्री करेगी, ये काम स्त्री करेगी, घर का काम, पशुओं का काम, खेती के काम में भी उनको सहयोग लेना। तो ये सारा काम स्त्रियों पे डाला हुआ है, रसोई का काम सारी। क्यों भाई स्त्रियाँ ही क्यों करेंगी, पुरुष क्यों नहीं कर सकते? करेंगे भाई, ऐसा समय भी आएगा, सब बांट के भी काम करेंगे। ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। जब सारे साक्षर हो जाएंगे, बराबर सही सिस्टम होगा, तो बराबर काम करेंगे। आज के समय हम देख पा रहे हैं स्त्रियों की संख्या सिस्टम में, तो उसे घरेलू कार्यों में, घरेलू हिस्सा में ही उसे दबाए रखते हैं, उसे शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। अन्य काम अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। लड़कियों की अपेक्षा कर तो अपेक्षा,
लड़कों के बजाय लड़कियों की उपेक्षा ही की जाती रही है, आप देख पा रहे हो इस सिस्टम में। तो इसके लिए ये लड़के को सोच माना जाता है, लड़कियों की पोस्ट भोजन दिया जाता है, क्योंकि लड़का तो है कि लड़का है, कल को और काम करेगा, वहाँ करेगा, वो करेगा, ये करेगा, लड़की से ज़्यादा काम कराओ पर उससे पौष्टिकता मत दो, ये सोच बना रखी है समाज ने। अगला है प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्त्रियों की देखभाल की सुविधाओं में कमी। अगर जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले और बाद में इसमें नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसी समस्याएं आती हैं और उसे रक्त की कमी आ जाती है और इसके अभाव में जैसे ही रक्तस्राव होता है तो उसकी फिर बाद में मृत्यु हो जाती है, कोई ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है और स्त्रियों की संख्या में भी गिरावट आती जा रही है। इस प्रकार हमने आज स्त्रियों के लिए जो चिकित्सा के जो सिस्टम बने उसमें भी पूरी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे हम बात करें भ्रूण हत्या की, उसमें भी महिलाएं शामिल होती हैं, दूसरी भी, और इसमें भी जो उपचार है सिस्टम चल रहा है उसमें भी महिलाएं होती है सहयोग करने के लिए, पर वो कर नहीं पाती हैं या जानबूझ के नहीं कर पाती है या फिर जैसा सिस्टम है। तो इस प्रकार हमने आज लिंग अनुपात और उसमें गिरावट के प्रमुख कारण के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक अगले नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।